मित्रों नमस्कार। आज मैं आपको हंगरी देश के इलेक्शंस और उसके परिणाम के बारे में बताऊंगा, क्योंकि अभी यूरोपीय कंट्री में ये एक चर्चा का विषय है कि वहाँ का जो ये चुनाव परिणाम है और जनता के द्वारा जो मैंडेट दिया गया है उस पर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। जैसा कि आपको पता है, ये जो हंगरी देश है ये स्लोवाकिया, यूक्रेन, रोमानिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से घिरा हुआ है और इसकी जो राजधानी है वो बुडापेस्ट है। ठीक है। और इस राजधानी के अंदर की जो जनसंख्या है वो 17.8 लाख है, 1.78 मिलियन। ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं है, बहुत कम जनसंख्या है। और इस पूरी हंगरी कंट्री की कुल जनसंख्या वो है आपकी 95.8 लाख। ठीक है, ये भी कोई ख़ास जनसंख्या नहीं है, 9.58 मिलियन ही है। तो इसमें जो ये शहर है बहुत जो बुडापेस्ट शहर है, वहाँ की जो राजधानी, इसका जो संक्षिप्त इतिहास है वो मैं बताता हूँ आपको। ये जो शहर है इसमें वास्तुकला और डैन्यूब नदी के सुंदर दृश्यों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह शहर नदी के दोनों किनारों पर बसा है। एक तरफ बुड़ा बोलते हैं, दूसरी तरफ पेस्ट बोलते हैं, जिन्हें प्रसिद्ध चेन ब्रिज जोड़ता है। वहाँ का चेन ब्रिज भी बहुत मशहूर है। तो बीच में एक चेन ब्रिज है और बीच में नदी बहती है और एक तरफ बुड़ा शहर और दूसरी तरफ पेस्ट, तो दोनों को मिला दो बुडापेस्ट हो गया। तो बुडापेस्ट जो है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है और इससे बहुत ही अद्भुत और बहुत ही मनमोहक दृश्य हैं इसमें, इसलिए ये प्रसिद्ध है। अच्छा, अब ये है कि यहाँ पर हंगरी में अभी 12 अप्रैल 2026 को संसदीय चुनाव के परिणाम आए, जिन्होंने पूरे यूरोपीय राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव को चिन्हित किया। 16 वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद विक्टर ऑर्बन और उनकी पार्टी फिडेस को पीटर मैग्यार और उनकी टिज़ा पार्टी से करारी हार का सामना करना पड़ा। यह केवल सरकार का बदलाव ही नहीं है, बल्कि शासन प्रणाली का बदलाव है। टिज़ा पार्टी ने 199 सदस्यीय संसद में 2/3 बहुमत सुपर मेजॉरिटी हासिल की है, जो उन्हें संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। चुनाव में 1990 के बाद अब तक सबसे अधिक मतदान लगभग 80% हुआ। ऑर्बन वैश्विक दक्षिणपंथ के प्रमुख नेता थे और यूरोपियन संघ के साथ अक्सर टकराव की स्थिति में रहते थे। उनकी हार का असर रूस के प्रति हंगरी के रुख और यूक्रेन के समर्थन पर पड़ेगा। ऑर्बन का हटना रूस के लिए एक बड़ा झटका और यूरोपीय संघ की एकता के समर्थन पर पड़ेगा और यह उनकी जीत में माना जा रहा है। अब हंगरी के पश्चिमी सहयोगियों के साथ अधिक तालमेल की उम्मीद है। महंगाई, आर्थिक मंदी और गिरते जीवन स्तर में जनता में भारी नाराजगी थी। 16 साल के शासन के बाद जनता के बीच भ्रष्टाचार और सार्वजनिक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य सेवा की बदहाली को लेकर गुस्सा था। ऑर्बन अपनी जनता की वास्तविक चिंताओं से दूर हो गए थे। भ्रष्टाचार और माफिया स्टेट जैसे आरोपों में उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया। माफिया स्टेट पर लोग ये कहने लगे।
तो उनकी छवि को बहुत नुकसान हुआ। तो पीटर मैग्यार एक 45 वर्षीय वकील और राजनीतिज्ञ हैं जो कभी ऑर्बन की पार्टी फिडेस के अंदरूनी सदस्य थे। 2024 में एक बड़े राजनीतिक घोटाले के बाद उन्होंने फिडेस से नाता तोड़ लिया और टिज़ा पार्टी के माध्यम से एक भ्रष्टाचार विरोधी समर्थक यूरोपीय और मध्यमार्गी एजेंडे के साथ सत्ता में आए। उन्हें उनकी साहसपूर्ण और ऊर्जावान अभियान शैली के लिए जाना जाता है। नई सरकार के पास संविधान बदलने की शक्ति है जिससे वे भ्रष्टाचार विरोधी सुधार, न्यायिक स्वतंत्रता की बहाली और मीडिया पर राजनीतिक नियंत्रण कम करने पर ध्यान दे सकते हैं। नई सरकार के ब्रुसेल्स ईयू मुख्यालय के साथ संबंध सुधारने की उम्मीद है जिससे हंगरी में फंसे हुए यूरोपीय फंड्स तक पहुंच आसान हो सकती है। यह परिणाम यूरोप भर में लोक लुभावन पॉपुलिस्ट नेताओं के लिए एक चेतावनी है। यह दर्शाता है कि भले ही कोई राजनीतिक व्यवस्था राष्ट्रीय पहचान और संप्रभुता के दावों पर कितनी भी मजबूती क्यों न बनी हो, लेकिन यदि वो जनता की बुनियादी आर्थिक समस्याओं को हल करने में विफल रहती है और सत्ता का दुरुपयोग करती है तो उसे उखाड़ा जा सकता है। यह साबित करता है कि अंततः जनता वैचारिक नारों से ऊपर आर्थिक स्थिरता को प्राथमिकता देती है। 12 अप्रैल को हंगरी में हुए आम चुनाव में विक्टर ऑर्बन 63 जो 2010 से सत्ता में काबिज एशियाई राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री थे, को एक चौंकाने वाली हार का सामना करना पड़ा। उनकी पार्टी फिदेस 199 सदस्यीय नेशनल असेंबली में केवल 55 सीटें 37.8% वोट शेयर ही जीत पाई। फिदेस के पूर्व नेता पीटर मैग्यार 45 के नेतृत्व वाली विपक्षी तिस्जा पार्टी ने 138 सीटें 53.6% वोट के साथ 2/3 बहुमत हासिल किया, जबकि धुर दक्षिणपंथी पार्टी मी हज़ाक हमारा ग्रह भूमि आंदोलन ने 6 सीटें 5.8% वोट शेयर जीती। तो इस प्रकार क्या हुआ कि श्री ऑर्बन के शासन में हंगरी असल में एक चुनावी तानाशाही इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बन गया था। तो 2011 में उन्होंने नेशनल असेंबली में अपने 2/3 बहुमत का इस्तेमाल करके एक नया संविधान पारित करवाया जिसने सत्ता को एक जगह केंद्रित कर दिया और लोकतांत्रिक नियंत्रण और संतुलन चेक एंड बैलेंसेस को कमजोर कर दिया। एक नए कानून के तहत सैकड़ों जजों को जबरदस्ती रिटायर कर दिया गया। उनकी जगह ऑर्बन के वफादारों को नियुक्त कर दिया गया जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता कमजोर हुई। उन्होंने सरकारी विज्ञापनों को चुनिंदा तरीके से आवंटित करके और यह सुनिश्चित करके कि आलोचना करने वाले मीडिया संस्थानों को या तो बंद करवा दिया जाए या उन पर उनके वफादारों का कब्जा हो जाए। तो मीडिया पर लगभग पूरा नियंत्रण हासिल कर लिया था। उन्होंने हंगरी के चुनावी प्रणाली में भी अपने फायदे के लिए कई तरह के हेरफेर कर दिए थे। ये तरीके फिदेस जैसे बड़ी पार्टियों के पक्ष में थे। इसमें मध्य यूरोप में रहने वाले अनिवासी जाति हंगेरियन लोगों को वोट देने का अधिकार देना और जेरीमेंडरिंग चुनावी क्षेत्र में सीमाओं को अपनी पार्टी के फायदे के हिसाब से फिर से निर्धारित करना शामिल थे। इन बदलावों की मदद से ही वे लगातार चुनाव जीतते आ रहे थे। जब चुनावी सर्वेक्षण करने वाले जो लोग थे श्री ऑर्बन के लिए एक और कार्यकाल की भविष्यवाणी कर रहे थे, ठीक उसी समय उनकी हार की खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। यह देखते हुए उन्होंने हंगरी के लोकतांत्रिक स्वरूप और विदेश नीति को किस तरह बदल दिया था और हंगरी की उदार विरोधी लोकतंत्र
के एक आदर्श के रूप में पेश करने की कोशिश की थी। उनका सत्ता से हटना ऐतिहासिक महत्व रखता है। समझे? अब है विक्टर ऑर्बन के हार के कारण क्या थे। तो हार के कारण तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या थे? ऑर्बन सरकार के दौरान बिगड़ती आर्थिक स्थिति और आम लोगों की चिंताओं को नजरअंदाज करना उनकी हार का बड़ा कारण था। नेगलेक्ट कर दिया ना उसने आम जनता को। उनकी बात ही नहीं सुनी। आर्थिक तंगी ने उनके लोक लुभावन नैरेटिव्स को कमजोर कर दिया। 2024 में सामने आए एक राजनीतिक घोटाले ने ऑर्बन शासन के नैतिकता पर सवाल खड़े कर दिए। उनकी अट्टू और त्रुटिहीन छवि टूट गई। ऑर्बन पर रूस समर्थक रुख और यूरोपीय संघ ईयू के साथ लगातार टकराव जनता को पसंद नहीं आया, तो अलग थलग कर दिया। पीटर मागियार, जो पहले ऑर्बन की पार्टी फिडेस से जुड़े हुए थे, ने एक नई ऊर्जावान विपक्ष की भूमिका निभाई। उन्होंने ऑर्बन के पूर्वी बनाम पश्चिमी, ईस्ट वर्सेस वेस्ट के सवाल को केंद्र में रखकर मतदाताओं को स्पष्ट विकल्प दिया। तो 16 वर्षों तक लगातार सत्ता में रहने के कारण ऑर्बन की व्यवस्था में एक प्रकार की स्थिरता और कठोरता आ गई थी। जनता में बदलाव की तीव्र इच्छा थी, जिसे तिजा पार्टी ने सफलतापूर्वक भुनाया। इस चुनाव में रिकॉर्ड 77 से लेके 80% तक मतदान हुआ, जो स्पष्ट रूप से शासन विरोधी लहर और व्यवस्था में बदलाव के लिए जनता के उत्साह को दर्शाता है। संक्षेप में, ऑर्बन का तंत्र, जिसने लंबे समय तक संस्थानों और मीडिया पर नियंत्रण रखा था, अंततः अपने ही बोझ और जनता के बढ़ते असंतोष के कारण ढह गया। हंगरी के संसदीय चुनाव के परिणामों ने यूरोपीय संघ के लिए कई मायनों में नई शुरुआत की है। यह चुनाव परिणाम केवल एक देश की सत्ता परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह पूरे यूरोपीय ब्लॉक की कार्यप्रणाली, रणनीतिक दिशा और उसके आंतरिक मूल्यों के लिए एक गहरा बदलाव लेकर आया है। यूरोपीय संघ के कई महत्वपूर्ण निर्णयों, जैसे यूक्रेन को सहायता या रूस पर प्रतिबंध, के लिए सभी सदस्यों देशों सर्वसम्मति से आवश्यकता के अनुरूप पिछले कुछ वर्षों में विक्टर ऑर्बन ने बार बार अपने वीटो शक्ति का उपयोग करके ईयू के फैसलों को बाधित किया था। नई सरकार के आने से ईयू की नीतिगत अवरोधों के कम होने की प्रबल संभावना है, जिससे संघ अब अपनी विदेश और सुरक्षा नीतियों पर अधिक तेजी से निर्णय ले पाएगा। हंगरी यूरोपीय संघ के भीतर रूस का सबसे मुखर समर्थक माना जाता था, जिसने यूक्रेन मुद्दों पर ईयू की एकजुटता को कई बार कमजोर किया। ऑर्बन के हटने से रूस के लिए यूरोपीय संघ के भीतर अपना प्रभाव बनाए रखना एक बड़ा रणनीतिक झटका है। इससे उम्मीद है कि हंगरी अब यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता और रूस के खिलाफ प्रतिबंधों पर अन्य ईयू सदस्यों के साथ बेहतर तालमेल बिठाएगा। यूरोपीय संघ खुद को साझा मूल्यों और लोकतांत्रिक मानदंडों का एक समुदाय मानता है। ऑर्बन के शासनकाल में हंगरी पर लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास, डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग के गंभीर आरोप थे। उन्होंने हार को उन ताकतों की हार के रूप में देखा जा रहा है उनकी हार को उन ताकतों की हार में देखा जा रहा है जो ईयू के भीतर ही इलिबरल, अनुदार लोकतांत्रिक मॉडल को बढ़ावा दे रहे थे। यह यूरोपीय संघ के लिए अपने आधारभूत सिद्धांतों की विश्वसनीयता बहाल करने का एक अवसर है। हंगरी का मॉडल यूरोप के अन्य देशों के दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी दलों के लिए एक प्रेरणा स्रोत था। ऑर्बन की हार यह संदेश देती है कि लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली और संस्थानों को नियंत्रण करने वाली सरकारों को भी जनता वोट के जरिए बेदखल कर सकती है। यह यूरोप भर के उन राजनीतिक आंदोलन के लिए एक संकेत है जो लोकतांत्रिक मूल्यों को चुनौती देते रहे हैं।
हंगरी अब तक ईयू के भीतर एक विद्रोही की भूमिका में था, जो अक्सर संघ की एकता को चुनौती देता था। अब हंगरी के एक अधिक रचनात्मक और सहयोगी सदस्य के रूप में लौटने से ईयू अपनी सुरक्षा नीतियों को अधिक मजबूती से लागू कर सकेगा। सदस्य देशों के बीच जो पूर्वी बनाम पश्चिमी विचारधारा की खाई थी, उसे पाटने में मदद मिलेगी। निष्कर्ष क्या है कि संक्षेप में यह चुनाव परिणाम यूरोपीय संघ को ठप स्टैग्नेंट होने की स्थिति से निकालकर उसे फिर से सक्रिय और एकजुट होने का मार्ग प्रशस्त करता है। ब्रुसेल्स के लिए यह राहत की बात है। अब उसे एक प्रमुख सदस्य देश के साथ निरंतर टकराव के बजाय नीतिगत सामंजस्य की दिशा में काम करने का मौका मिलेगा। तो ये तो हंगरी की बात हो गई। तो महाराज ये समझ लीजिए, डिक्टेटरशिप ज़्यादा दिन नहीं चलती, आप जनता को ज़्यादा दिन नहीं दबा पाते हो। तो ये यूरोपीय जो देशों में है, उस समय ये हंगरी का जो चुनाव है, ये बड़ा चर्चा का विषय है। इसके अलावा भी भारत के बुद्धिजीवी इस पर चर्चा कर रहे हैं। अब किस कारण कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता, आप पता लगाइए अपने रिसोर्स से कि भारत में ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। नमस्कार।